बीच में संघर्ष था लंबा, बट यह है कि अब सेलेक्ट होने के बाद थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें अनुकूल हो जाती हैं। तो उसमें आप डायग्राम का थोड़ा प्रयोग करें फोर्थ पेपर को लेकर के। उसमें जैसे पूछते हैं अभिवृत्ति क्या है, लेकिन अभी का जो टाइम है सफलता महिमा की एकमात्र कसौटी है। आप सफल होते हैं तभी आप रिकॉग्नाइज होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह सर हैं, जो ईपीपीसीएस का रिजल्ट आया है उसमें ये सीडीपीओ पोस्ट पे चयनित हुए हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस समय पेंडेमिक बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप लोग मास्क ज़रूर पहने। सर ने इसलिए मास्क नहीं पहना है क्योंकि सर को कुछ कहना है आप लोगों से, और मैं मास्क प्रॉपर पहना हुआ हूँ। और चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सर अपने बारे में आप कुछ बताएं। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह और मैं मूलतया प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ, और मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके पश्चात में 2008 से अभी तक मैं जो है शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अंतर्गत शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। इसी बीच में 2008 में सर्विस लगने के बाद फिर प्रिपरेशन की तरफ थोड़ा सा ये रुझान हुआ, और उसी क्रम में आज आपके सामने 9th रैंक के साथ में सीडीपीओ पद पर चयनित हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 में। सर जो कि आप पहले सेलेक्ट थे और टीचर पोस्ट पे भी, लेक्चरर पोस्ट पे आप जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज में जाना, मतलब इसके पीछे मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा आपका? सबसे पहले सर कि शुरू से ही मेरी एक इच्छा रही है कि इस फील्ड को मैं चुनूं या फिर मैं जाऊं। उसके पीछे कारण रहा है कि कुछ ऐसे परिवेश से मैं हूं कि जिसमें मेरे बड़े भाई साहब श्री हरीश प्रताप सिंह, मेरी पत्नी श्रीमती वर्षा सिंह और मेरे भतीजे श्री आशीष कुमार सिंह। अभी हरीश प्रताप सिंह भैया जो है वो जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री हैं, और मेरी पत्नी वर्षा सिंह खंड विकास अधिकारी गोंडा में है, और मेरे भतीजे श्री आशीष कुमार सिंह वो इस समय तहसीलदार लखीमपुर खीरी पलिया में है। तो कुछ पारिवारिक माहौल इस तरीके से रहा है कि उस तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते गए हैं, और बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन रहा है कुछ सर्विसेज को लेकर के और कुछ और जिम्मेदारियों, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के, कि जो मैं थोड़ा सा डिले हुआ सारा मामला, लेकिन वो कहीं ना कहीं से प्रेरणा स्रोत के रूप में मेरे साथ जो है उपस्थित रहा, और उसी की अंतिम कड़ी में मैं आपके समक्ष हूँ आज इस पोस्ट को लेकर के। सर अभी जो आप सेलेक्ट हो गए हैं, 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, सर इसको कैसा फील हो रहा है आपको? फील तो ये होता है कि थोड़ी सी एक कंपटीशन देने वाला हर एक व्यक्ति, वो पद चाहे बड़ा हो या छोटा, एक प्रकार से सोसाइटी, फैमिली और अपने आसपास के लोगों के बीच में अपने आप को प्रूफ करता है। एक कम्पिटिटर जो कंपटीशन में वास्तविक रूप से लगा हुआ है, उसके दिल की एक इच्छा ज़रूर होती है कि मैं अंतिम सूची में स्थान बनाऊं, क्योंकि शायद परिवार, समाज और आपसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके लिए मापदंड एक होता है कि अगर व्यक्ति तैयारी कर रहा है और वो सिलेक्ट होता है, पोस्ट कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, ये मायने रह रखता है उस समय स्थान बनाना। तो बस इतना सा है कि अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। फील करने का ये मतलब है कि चूँकि मेरा परिवार भी उत्तर प्रदेश में है, और मेरी पत्नी जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वो खंड विकास अधिकारी लोनी है, और वहाँ पे लोनी की बजाय इस समय गोंडा में पोस्टिंग है। तो इस पोस्ट को प्राप्त करने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी जो मुझे हो रही है कि सबसे पहली चीज़ कि मैं अपने परिवार और बच्चों के बीच में चला जाऊंगा, और अच्छा फील आ रहा है। थोड़ा सा ये है, अभी मैं इसी क्रम में मैं 21 वाला एक अटेम्प्ट और अच्छे से करना चाहूँगा कि अपग्रेडेशन कर लिए हो सकता है जी, थोड़ा सा अपग्रेडेशन ताकि मेरा हो जाए। तो इस वजह से एक अटेम्प्ट और दूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी को विराम दूंगा, और फिर अपने जो अन्य कार्य हैं जीवन के उस पे जो है सतत। सर आप थोड़ी सी आते हैं, आपका स्ट्रेटेजी पे आएंगे और आपका सब्जेक्ट क्या है उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो ये हो गया बहुत लंबा चौड़ा। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? मुख्य परीक्षा में मेरा विषय हिंदी साहित्य रहा है। तो सर इसकी तैयारी आप कैसे कर रहे थे? जो आप इतने सालों से बहुत वेटरन हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं इतने सारे एस्पिरेंट जो ईपीपीसीएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए आखिर हिंदी लिटरेचर की प्रिपरेशन कैसे करें? मेरे साथ हिंदी लिटरेचर का जुड़ाव एक तरीके से कह सकते हैं, ग्रेजुएशन का एक मेरा मूल सब्जेक्ट रहा है हिंदी साहित्य। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2005 में मैंने
पूरा किया। 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसी ब्रिज में मेरा अपीयरिंग में नेट हुआ और उसके एक बार बाद फिर मेरा JRF हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में हो गया और मैंने वहाँ से PhD कंप्लीट की। तो हिंदी विषय के साथ जहाँ तक जुड़ाव है, इस विषय के साथ मेरा आत्मसात रहा है, मेरा व्यक्तिगत आत्मसात रहा है। और मुख्य परीक्षा में अमूमन जिस भी मुख्य परीक्षा में मैं अपीयर हुआ हूँ, हिंदी में मुझे हमेशा मोटा मोटा ये आप कह सकते हैं कि मैं 65% से नंबर कम कभी नहीं पाया। चाहे जिस भी कमीशन में, स्टेट कमीशन में मैंने कभी भी नंबर कम नहीं मिला। उसके पीछे कारण क्या है कि विषय की थोड़ा समझ थी। उसका कारण ये था कि शायद 2002 से ग्रेजुएशन से पढ़ते पढ़ते फिर PG करते करते, लेकिन मैं ये तो अपनी व्यक्तिगत बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मैं ये तो मेरी व्यक्तिगत बात हो गई, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और किसी एरिया से आते हैं, तो वो हिंदी विषय उनका नहीं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इस विषय को अगर मुख्य परीक्षा में रखते हैं तो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, लिटरेचर विषय जो है काफ़ी अच्छे कंडीशन में है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और मानवीय के विषयों में हिंदी मीडियम में शायद जो जानकारी है उसमें विषयों की स्थिति नहीं अच्छी है। तो अगर हिंदी साहित्य विषय को आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 से 3.5 महीने पर्याप्त होंगे। उसके कुछ बहुत सामान्य सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको करना होता है और आप उसको कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप 250, 240, 260 के आसपास नंबर आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। उसमें क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है आपका भाषा विज्ञान वाला पोर्शन है, उसमें आपको इस तरीके से कुछ तैयारी करनी है। जैसे मेरे कुछ नोट्स हैं, शायद एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा। उसमें आप कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसको आप हमेशा टेक्निकलिटी में बनाइए। जैसे कि ये अपभ्रंश है, अपभ्रंश की विशेषताएं हैं, तो इसको पॉइंट वाइज आप थोड़ा बहुत इस तरीके से कर लें कि जैसे कि आप उस नोट्स को तैयार करें कुछ इस तरीके से कि ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम की रात में या सुबह उठने के बाद आप समरी रूप में पूरे चीज़ को एक बार देख लें। तो वो रिकॉलिंग जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो रिकॉलिंग थोड़ी सी तेज़ होती है। अब चूँकि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा की मुख्य परीक्षा का ट्रेंड देख रहे हैं, अगर आप अपना 1 मिनट भी कहीं इधर उधर सोचने में या किसी भी अनैच्छिक क्रिया में भी आप अगर अपना 1-2 मिनट भी खर्च कर देते हैं तो आपको ये मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन थोड़े बहुत किसी पे आंशिक प्रभाव पड़ेगा या हो सकता है पूर्ण प्रभाव पड़ जाए, आपका एक आध क्वेश्चन छूट सकता है। तो उसमें क्या है कि कुछ इस तरीके से आप जैसे मानकीकरण की समस्या है तो उसमें पॉइंट वाइज आप चीज़ों को थोड़ा बना लें। उससे क्या होगा कि आप बहुत बेहतर तरीके से उसको आप कंसाइन करके एकदम छोटे रूप में आप उसको करके आप एग्ज़ाम के समय में जब पहुँचेंगे एग्ज़ाम हॉल में और संजोग से वो क्वेश्चन आपसे टकराएंगे तो आप बहुत तेज़ी से उस पर कम समय में बेहतर लिख पाएंगे। सबसे मूल कारण नोट्स का ये होता है। और हिंदी साहित्य के नोट्स में ये है कि आप सेकंड पेपर में तो आप थॉरली पढ़ जाइए एक बार, और आप बस केवल भाषा का थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना है। जो मेरा मूल उद्देश्य था कि कभी कभी वाक्य बहुत लंबे हो जाते हैं और बोझिल महसूस होने लगते हैं तो एग्ज़ामिनर समझ नहीं पाता है कि हाँ ये लड़का लिखना क्या चाह रहा है इसमें। चूँकि मैं खुद भी CBSE में कॉपियाँ चेक करता हूँ तो हालांकि वो छोटे स्तर के बच्चे होते हैं, 10-12 के होते हैं, बट यह है कि कभी कभार बहुत सारे बच्चे होते हैं टू द पॉइंट लिखते हैं, तो चाहे तो एलोब्रेशन बड़ा ना हो बट यह है कि वो सारी चीज़ें उसमें सारगर्भित हो जाती, तो अच्छा लगता है उसमें मार्क्स देने। तो यही ट्रेंड मुझे ऐसा लगता है उसमें भी होगा। तो थोड़ी सी भाषा पर पकड़ आप अच्छे से बना करके और पेपर करिए। हिंदी साहित्य निश्चित रूप से विशुद्ध चुनिंदा विषयों में से एक विषय है जिस पे कि आप बहुत कम समय में अच्छा कुछ कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो अगर जो भी एस्पिरेंट्स इसमें तैयारी कर रहे हैं, इनके चैनल के माध्यम से मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ। कभी भी कोई ज़रूरत आपको हो हिंदी साहित्य विषय में, बहुत पुरोधा तो नहीं कर सकता लेकिन आपके बड़े भाई की हैसियत से मैं आपको जितनी भी मदद होगी उसमें सहयोग कर सकता हूँ, बेसिकली हिंदी साहित्य के विषय में। ओके थैंक यू सर। ये जो 4 जो GS के पेपर होते हैं उसको आप किस स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करा? इसमें तो मैंने दृष्टि के कुछ नोट्स अपना पढ़े थे और घटना चक्र का जो आता है 4 वॉल्यूम आता है उसको मैंने लिया था। तो मैं उसमें पढ़ा ज़रूर उससे था लेकिन पॉइंट वाइज मैंने सारी चीज़ों का एक नोट्स बना लिया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो मेन मतलब जैसे होता नहीं कि ज्वलंत जो रहते हैं मुद्दे, उन सब चीज़ों पे अपना कर लिया था। 4th पेपर के लिए मैंने क्या है डायग्राम का सहारा लिया था। जैसे 4th पेपर में एथिक्स का पेपर होता है, अमूमन लोग सोचते हैं एथिक्स पेपर वी कैन डू ऑलवेज बेस्ट, somebody know that कि we can do always best, but उसमें क्या होता है if you are taken a diagram type of things you can be better
मार्क्स गेनिंग थिंग्स यू नो। आफ्टर एट ऑल ये समझ लीजिए कि आप उस विषय में फोर्थ पेपर में थोड़ा सा मार्जिनल होता है, आप उसमें 115 भी पा सकते हैं, 120 भी पा सकते हैं, ऐसी कंडीशन रहती है। तो उसमें आप डायग्राम का थोड़ा प्रयोग करें फोर्थ पेपर को लेकर के। उसमें जैसे पूछते हैं अभिवृत्ति क्या है या फिर अभिरुचि क्या है, तो उसमें डायग्राम का पोर्शन ले करके कुछ पॉइंट्स को रखिए। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आप एक मार्केट में निशान जैन की किताब है, IAS हैं वो, उनकी किताब है, उस किताब में थोड़ा सा पॉइंट वाइज चीज़ें दी गई हैं एथिक्स को लेकर के। तो उसमें क्या है कि आप पारिभाषिक शब्दावलियाँ जो उसमें दी हैं, पारिभाषिक शब्दावलियों को आप नोट्स बना लिए अपने लैंग्वेज में अपना बढ़िया से, क्योंकि मूल चीज़ होता है जैसे वैल्यू पूछते हैं, नैतिकता और मूल्य में अंतर क्या है, तो उसमें पारिभाषिक शब्दावलियों को आप बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करिए, उसमें बढ़ जाएगा। थर्ड पेपर का मेरी जो समझ है, बहुत ज़्यादा ऐसा पेपर होता है कि बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन लिखने वाले अच्छा लिखते हैं। फर्स्ट और सेकंड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इन दोनों पेपर में, चूँकि विद्यार्थी प्रीलिम्स से ही बहुत अच्छा पढ़ते आते रहते हैं। अमूमन हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ थोड़ी समस्या होती है, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक में इनके हाथ थोड़े तंग होते हैं अपेक्षाकृत। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके हाथ नहीं तंग है, बट यह है कि अमूमन देखा जाता है। तो थर्ड पेपर में एवरेज लीजिए इन तीनों पेपर। कुल मिला के इस पेपर में आप कोशिश ये हो जाए कि आपको 100 का बैलेंस बना के आप 400 नंबर इधर आप अगर कर पाएँ, तो उसमें केवल क्या है कि बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। घटना जो आपने अभी तक ट्रेडिशनल पढ़ा है वो तो बहुत अच्छा है, अगर ट्रेडिशनल जो भी तैयारी कर रहा है ट्रेडिशनल पढ़ रहा है तो वो सारी चीज़ें, उसके बाद आप घटना चक्र का वही चारों अतिरिक्तांक आपको लेना है। और अगर हो सके तो साइंस टेक और इकोनॉमिक्स के लिए जो विज़न का आता है 365 वाला जो आता है, उसको आप अगर ले लें तो उसमें जो जैसे रिसेंट वाले जो मुद्दे रहते हैं इकोनॉमिक्स और उसमें साइंस टेक में वही पूछे जाते हैं, तो उसको बस पॉइंट वाइज आप अपना बना लीजिए। कुल मिला के मेरा ये मानना है कि अगर आपको विस्तार देना किसी भी चीज़ को आता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो GS का पेपर हो, अगर आपको विस्तार देना चीज़ों को आता है और आपकी एक थोड़ी सी समझ है और आपको लिखने की स्ट्रेटजी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आपने कर ली है, तो आप निश्चित रूप से चयन पा सकते हैं। मेरा ये मानना है। सर, जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग में ही कि 2008 से आप यहाँ पे जॉब भी कर रहे हो, आप लेक्चरार हो हिंदी के गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के, तो सर आप कोचिंग करने का समय तो नहीं मिला होगा, आपने सेल्फ स्टडी करा होगा जहाँ तक मेरी समझ है। तो सर आप बता सकते हैं कि कोचिंग की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है, फिर नहीं आपकी नज़र में इसका क्या औचित्य है कोचिंग? UPSC का तो मेरा टाइम काफ़ी पहले हो चुका है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं 2008 में जब आया था तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी GS को लेकर के। ऑप्शन में मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, GS के लिए मैंने कोचिंग ली। उसमें मैंने डिस्कवरी उस समय कोचिंग थी जिसमें पढ़ाते थे CVP श्रीवास्तव सर, वहाँ कोचिंग मैंने ली थी, लेकिन वो टाइम काफ़ी अरसा निकल चुका। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, कोचिंग ना करने और करने, ये दोनों चीज़ें अपने ऊपर सोचने की। हाँ, इतना कहना है कि जब सेल्फ स्टडी व्यक्ति करता है, मेरा जो मानना है, इसको आप किसी उससे नहीं, मेरा जो मानना है कोचिंग की आवश्यकता और नहीं होना, नहीं आवश्यकता उसकी, कोचिंग की आवश्यकता बस इस लिहाज से मुझे ज़्यादा समझ में आती है कि सबसे पहली चीज़ होता है कि बहुत कम समय में आप पूरे सिलेबस को टच कर पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे कोचिंग की समझ में आती है, और जब व्यक्ति सेल्फ स्टडी करता है तो वो सिलेबस में थोड़ा डाइवर्जन होता है। और जब क्लास नोट्स में आप पढ़ाई करते हैं तो क्लास नोट्स जो आप बनाते हैं या क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसका नोट्स जो अपने आप हैंड रिटन में बनाते हैं, तो उसको बनाने के साथ क्या होता है, पूरे भी जितने भी टॉपिक GS के हैं आप उनमें सबसे रूबरू हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि जिनके बारे में आपने कभी पढ़ा है, लेकिन आपने कभी अगर उसको लिखा है, अगर उसको आपने नोट्स में अपने पूरा किया है, तो आप थोड़ा बहुत उस पर लिख लेंगे। तो कोचिंग करने का मेरा सिर्फ यही है कि पढ़ाई तो अपने आप हो सकती है, निश्चित रूप से सेल्फ स्टडी बहुत सारे लोग करके चयनित होते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड होता है, लेकिन कोचिंग से बस ये इतना फ़ायदा है कि आप बहुत कम समय में पूरे सिलेबस को थोड़ा समझ लेते हैं, सबसे टच में आ जाते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगता, पर यह है कि रूबरू आप पूरे सिलेबस होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोचिंग से सिर्फ इतना ही फ़ायदा है, बाकी पढ़ना आपको है, समझ आपको विकसित करनी है, किसी भी विषय के डेप्थ में आप अपनी किताबों से जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोचिंग बस केवल मुझे कम समय में पूरे सिलेबस को छूने की एक प्रक्रिया के रूप में समझ में आती है। ओके।
सर मैं आपके रूम में देख रहा हूँ बहुत ही लिमिटेड बुक्स आपने रखा है, ऐसा नहीं कि बुक के तले आप दबे हुए हैं। तो सर इस पे आपका क्या कहना है कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी होती है आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी किताबों का टाइम अभी निकल गया। हाँ, एक टाइम था जब किताबें होती थी, रखना चाहिए। अभी यूपी पीसीएस के बेसिकली, यूपीएससी तो मेरे से काफ़ी पहले निकल चुका है। यूपी पीसीएस के लिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप बहुत बस केवल इतना ध्यान देना है कि पुराने पेपर्स को आप कंटिन्यू रिवीज़न करते रहिए। पुराने पेपर्स जो भी आए हुए हैं, आप उस पुराने पेपर्स में आए हुए सवाल को किसी भी हालत में न गलत करें। क्वेश्चन का नेचर है, आप लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होने के बाद बहुत आपको दौड़ भाग नहीं करना है। जिन विषयों पे, जिन पोस्चर पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, बार बार उसी को रिवीजन करें। अल्टीमेटली आप अगर 30 सवाल से रूबरू भी नहीं हो पाते हैं, आपको 120 सवाल समझ में आते हैं, 120 सवाल में अगर आपकी स्थिति ठीक है तो भी आप कट पीट के 100 पे रुक जाएंगे। और ये जो है किसी भी कमीशन का या नेगेटिव मार्किंग में किसी भी कितनी भी कम सीटें हों, कैसा भी हो, आप वहाँ पे सेफ़ हो जाएंगे। तो इस वजह से बहुत दौड़ भाग करने की बजाय जो है आप लुसेंट पढ़ लीजिए। घटना चक्र जो पुनरावलोकन आता है, पुराने पेपर जितने आए हैं, बस ये मान चलिए अगर पुराने पेपर से 50 सवाल पूछ रहा है तो 50 में से आपका 49 ना हो, आप 50 के 50 सही कर लें, क्योंकि वो रिपीटेड सवाल है। करंट पे आप मैक्सिमम करें। करंट पे लोग कहते हैं, करंट पे मेरा ये मानना है कि करंट पे आप जितनी, करंट ऐसी चीज़ है कि आप जितनी बार, जितनी किताबों से आप पढ़ेंगे, आपको चीज़ें रिकॉल होती हैं। लोग कहते हैं करंट एक से पढ़ लेना चाहिए। हाँ, मेरा मानना है कि एक को आप अगर डेप्थली पढ़ लेते हैं तो भी काम चलेगा आपका। पर आप 2-3 किताबें मार्केट में जो है उनको आप अगर तेज़ी से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा होता नहीं कि इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है, एक बार एक किताब 10 दिन पढ़ने में, 20 दिन में, तो आप नई नई किताबों को, करंट में जो चल रहा है उसको आप कई बार पढ़ लेते हैं, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। एक सवाल हो सकता है नया मिल जाए। और करंट में बस इतना ध्यान दीजिए कि जो ट्रेडिशनल सवाल है वो, और करंट के क्वेश्चन ना गलत होने पे। टफ़ क्वेश्चन सबके लिए टफ़ होता है, उस पर हाथ पाँव बहुत मारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको कि परीक्षक को भी नहीं पता होता इसका आंसर क्या होगा, बाद में विचार करते हैं लोग। तुक्के से थोड़ा बचें, बस इतना आप थोड़ा सा परीक्षा में बहुत संतुलित होकर, क्योंकि प्रीलिम्स अभी का बहुत टास्क है, बहुत ज़्यादा टास्क है। शायद मेरा मानना है कि मुख्य परीक्षा में उतनी फ़ाइट नहीं है जितनी प्रीलिम्स में है। मेंस में आकर के सब एक लेवल पे खड़े हो जाते हैं। प्रीलिम्स को आप निकाल लेते हैं तभी आप कुछ कोई भी चीज़ सिद्ध कर पाते हैं। मेरे साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहा है कि जब मैंने मुख्य परीक्षा दी है, मैं मुख्य परीक्षा में आज तक कभी फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने साक्षात्कार दिया है। ये सौभाग्य रहा है मेरे साथ। और आप भी यही स्ट्रेटजी बनाइए कि प्रीलिम्स जो है किसी तरीके से आपको निकालना है। उसके लिए अब बहुत ज़्यादा नहीं, लूसेंट ले लीजिए। पुराने जो सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन की किताबें आती हैं, उससे आप पूरे पेपर को ले, और अपना पेपर जो आपने अपनी पूर्व की परीक्षा में जो पेपर आपने दिया, जैसे मान लीजिए आपने अभी 2021 नहीं हुआ है, 2020 हुआ, तो 2020 का आप क्वेश्चन पेपर अपना उठाइए, जो आपने बुकलेट वहाँ पर हल की है। उसमें देखिए कि आप किस पोर्शन में आप क्या कमी रख रहे हैं। उस पोर्शन को बस आप 1 महीने में पढ़ते पढ़ते उस पर थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगी, जो क्वेश्चन आपके जिस पोर्शन से गलत हो रहे हैं वहाँ आप सही करने लगेंगे, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, मेरा ये मानना है। ओके सर, अभी भी आप एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, आगे भी चल के आपको चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे काम करना है उत्तर प्रदेश में। तो सर कहीं ना कहीं उसमें भी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है चाइल्ड के लिए। तो सर वहाँ आप कहाँ पे सुधार करना, क्योंकि यूपी बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सर इसमें आप कहाँ सुधार करना चाहेंगे? अभी तो जैसे ये जो कार्य हैं सीडीपीओ के, जो मैं समझ पाया हूँ ये सब चीज़ें, ये बेसिकली क्या है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं आईसीडीएस के माध्यम से, उसी को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे बीच में आई हुई है, उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो 5+3+3+4 का जो नया डेकोरम बनाया गया है, जो उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है, उसमें हमको बेसिकली जो 5 है उसी पे काम करना है। आगे का प्रोसेस हमारे से रिलेटेड नहीं है, तो 5 पे काम करना है। तो 5 पे काम करने के लिए एक इंफ्रा की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है। फ़िलहाल इस महामारी से उबर करके आगे इस पे कार्य हो, वही हमारा है। बाकी क्रिएटिविटी क्या है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को थोड़ा सा एजुकेशन लाइन में, दिल्ली तो बेसिकली एजुकेशन के लिए आप देख रहे होंगे कि और राज्यों के बजाय दिल्ली गवर्नमेंट जो है अपने सकल घरेलू उत्पाद का जो है 24% जो है शिक्षा पर व्यय कर रही है। तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ की व्यवस्था अपेक्षाकृत अन्य सरकारी विद्यालयों से, अन्य प्रदेश के किसी भी सरकारी विद्यालय से बेहतर है।
और योजनाएं भी जो भी चल रही हैं बहुत अच्छा, ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम रहा। तो जो मैंने अभी विगत 13 वर्षों में मैंने इसे सीखा है, मैं इसे निश्चित रूप से उसको कार्य करने का प्रयास करूँगा। अब वहाँ पे जाने पे सारी सिचुएशन पता चलेंगे, क्योंकि आधिकारिक रूप से मतलब इस टाइप की पोस्ट को मैंने कभी होल्ड नहीं किया है। मैं टीचर रहा हूँ, अब आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा। सर आपसे अंतिम क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आपको जो भी यूपीएससी के चाहे बीपीसीएस के एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज, आप तो सिलेक्ट हो गए हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो यूट्यूब पर आपको देख रहे हैं? सबसे पहले जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि सफलता महिमा की एकमात्र कसौटी नहीं है। ये बहुत पहले कहा गया है, लेकिन अभी का जो टाइम है सफलता महिमा की एकमात्र कसौटी है। आप सफल होते हैं तभी आप रिकॉग्नाइज होते हैं, आप सफल हैं तभी आप लोगों के बीच में हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको जो कार्य आप कर रहे हैं, आपको घर से भेजा गया है पढ़ने के लिए या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप नौकरी करके तैयारी कर रहे हैं, तो बस उसी के साथ थोड़ी सी ईमानदारी आपको रखनी है, अपने को थोड़ा सा समेटना है। समेट करके आपको जिस कार्य के लिए आए हैं बस ये भान करना है कि हम किस लिए आए हैं, लग करके उसको कर लेना है। बस केवल ये नहीं मानना है, बहुत हताश नहीं होना है। एक चीज़ ही व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे सामने उंगलियों पे ऐसे रिज़ल्ट हैं, मैं खुद भी जो है उसी का एक तरीके से उदाहरण मानता हूँ कि इस एज में मैं 13 साल मेरी सर्विस के हो गया। मैं 23 का जब मैं सर्विस में आया था और ऑलमोस्ट मैं 36-37 वर्ष का हो गया हूँ। तो अगर आप खुद से स्टैंड हैं तो आप बहुत बिल्कुल निराश ना हो। अगर आप कहीं कुछ कर रहे हैं, आप इस सेवा में आना चाहते हैं, निराश बिल्कुल कभी ना हो। आप रिज़ल्ट में लगातार फेल होते रहिए, फिर भी आप खड़े रहिए। धैर्य आपको नहीं खोना है। इस परीक्षा में सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य। प्री मेंस इंटरव्यू जो फाइनल रिज़ल्ट जो भी आता है, इसमें आप केवल मनोवैज्ञानिक रूप से कितने सशक्त हैं इसका भी चुनौती होती है। क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं, चूँकि मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कितना दबाव होता है। तो ये परीक्षा दबाव की परीक्षा तो है ही है। तो कभी भी आप उस तरीके का दबाव ना लें। आप बहुत अच्छे से, सरलता से मेहनत कर, घंटे पे मत जाइए, जो भी पढ़ रही क्वालिटी पढ़िए और बहुत अच्छा करिए। आप निश्चित रूप से अपने पर विश्वास करिए, किसी को विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं, सेल्फ पर विश्वास करिए। और निश्चित रूप से मेरा ये जो संदेश है आप लोगों को अंतिम सूची में स्थान अवश्य दिलाएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं। और बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी सूक्ति वाक्य को आप लोग ध्यान करें। फल तो भगवान, ये वाक्य गीता में ज़रूर लिखा गया है, लेकिन कर्म करने वालों को फल ज़रूर मिलता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर थैंक यू सो मच कि आपने कीमती समय मेरे लिए निकाला, व्यूअर के लिए निकाला। आपको फिर से एक बार मैं आपके सफलता पे एक बार बधाई देना चाहता हूँ। और सर उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी आप होंगे इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत बेहतर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।